सुप्रभात। संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम बाण भट्ट की गद्य शैली का अध्ययन करेंगे। बाण ने गद्य शैली का आदर्श सूचित करते हुए हर्षचरित के आरंभ में लिखा है, नवो अर्थो जातिर्ग्राम्या श्लेषो अश्लिष्टः स्फुटो रसः विकटाक्षर बंदिश्च कृतस्नम एकत्र दुष्करम। अर्थात मौलिक कल्पना, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, अक्लिष्ट श्लेष, स्फुट रूप से प्रतिमान रस तथा दृढ़ बंध पदावली, इन समस्त गुणों का एकत्र सन्निवेश दुर्लभ है। दूसरे के मन के भावों का यथातथ्य चित्रण, अन्य चिंतित स्वभावा अभिप्राय वेदकम तथा अभिनव अर्थ की कल्पना, उत्कृष्ट कवि गद्यमेव विविध वर्ण श्रेणी प्रतिपाद्य मानाभिनव अर्थ संचयम को बाण उत्कृष्ट गद्य शैली का प्रधान लक्षण मानते हैं। बाण के गद्य की रीति पांचाली है, जिसमें अर्थ के अनुरूप ही शब्दों का गुंफन होता है। शब्दार्थयो समो गुंफ पांचाली रीति ऋष्यते शीला भट्टारिका वाची बाणोक्तिशिव स च सा यदि। सरस्वती कंठाभरण से यह उद्धृत है। बाण की शैली में शब्द और अर्थ, भाषा और भाव का रुचिर सामंजस्य स्पष्ट लक्षित होता है। विषय के अनुरूप ही शब्दावली का प्रयोग किया गया है। विकट विंध्याटवी के वर्णन में कवि ने विकट शब्दों एवं समासों का यथेच्छ व्यवहार किया है। यथा क्वचित प्रलय वेलायु महावरा दंष्टात् समुत्खात धरणी मंडला क्वचित उद्व्रत मृगपतिनाद भीतेव कंटकिता। वसंत के वर्णन में तदनुरूप सुकुमार वर्णों का विन्यास किया गया है। यश अशोक तरु ताड़नारणित रमणी मणि नुपुर झंकार सहस्र मुख रेशु सकल जीव लोक हृदया आनंददायकेशु मधुमास दिवसेषु। बाण की शैली में अलंकारों का समुचित प्रयोग अपूर्व रमणीयता का संचार करता है। उनके अलंकारों की छटा दर्शनीय है। उनके लंबे लंबे समास यदि गिरी नदी के उद्दाम प्रवाह की भांति है, तो उनकी श्लिष्ट उपमाएँ इंद्रधनुष की छाया की भांति उसे रंगीन बना देती है। उनके अनुरूप भाषा में विलक्षण स्वर माधुर्य का संचार होता है। बाण भट्ट का प्रकृति चित्रण विशद, सजीव, अलंकृत और उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचायक है। यथा एकदा तु नाति दूरोदिते नव नलिन दल संपुट भीधि किंचित उन्मुक्त पाटलिनी भगवती मरीच मालिनी। यहाँ शब्दों की लड़ी है। अरुण वन के तरुण सूर्य का आभास कराना ही कवि का मुख्य प्रयोजन है, किंतु भाषा के इंद्रजाल से केवल विशेष्य विशेषण के विन्यास से हृदय एक सुरम्य, सुगंध, सुवर्ण और सुशीतल सुप्रभात काल तत्क्षण नाच उठता है। इसी प्रकार दिवसावसाने लोहित तारका तपोवन धेनु रीव कपिला परिवर्तमाना संध्या। कपिला धेनु के साथ संध्याकालीन रंग की तुलना करते हुए कवि क्षण भर में हृदय के भीतर संध्या की समस्त शांति और धूसर छाया भर देता है। बाण की दृष्टि प्रकृति के घोर और अघोर दोनों पक्षों पर पड़ी है। रमणीय अच्छोत सरोवर, हिमालय के भव्य दृश्य तथा भयानक विंध्याटवी के वर्णन इसके दृष्टांत है। प्रकृति वर्णन में उन्होंने श्लिष्ट उपमाओं का विशेष प्रयोग किया है। प्रकृति वर्णन करने के साथ साथ अपना पौराणिक, शास्त्रीय तथा अनुभव भी यथास्थान प्रकट हुआ है। यह शैली सर्वथा निर्दोष नहीं कही जा सकती, क्योंकि इससे कवि के पांडित्य का जितना बोध होता है, उतना प्राकृतिक दृश्य के वास्तविक बिंब का नहीं। बाण का प्रकृति चित्रण अंतः प्रकृति के अनुरूप होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रमा, वसंत ऋतु के वर्णन में यह विशेषता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तपहपूत जाबाली के आश्रम में सूर्यास्त का वर्णन शांत एवं पवित्र भावों का परिचायक है। यथा अनेन च समयेन परिणतो दिवस स्नानो उत्थितेन मुनिजनेन अघर विधि उपना दैताय शीतितले अस्त अंबर तलगत साक्षात इव रक्त चंदनांग रंग
रवि विरुद्ध वहत। बाण की वर्णन शक्ति अद्भुत है। कादम्बरी के वर्णनात्मक स्थलों में वे कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते हैं। कहीं वाक्यावली संक्षिप्त कर भावों का द्रुत वेग से उन्मेष करना आवश्यक प्रतीत होता है, तो कहीं भाषा का प्रलोभन संवरण भी दुस्साध्य हो जाता है। जहाँ विषय भाव प्रधान, मार्मिक अथवा गंभीर होता है, वहाँ उनकी शैली बड़ी ही सशक्त और प्रभावोत्पादक होती है। वाक्य छोटे छोटे होते हैं, दीर्घ समासों का अभाव होता है, विशेषण पद न्यून होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखने लायक है, सखे पुंडरीक ने तद अनुरूप भवत शूद्र जन शूण एष मार्ग धैर्य धना ही साधव किम य कश्चित प्राकृत इव विक्लवी भवंत आत्मजम न ऋणत्सि। यहाँ शक्तिशाली भाषा है। अन्यत्र उपदेश देते समय अथवा शिष्टाचार दिखाते समय वह बड़ी सरल शैली प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि शुकनाश चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के दोष बता रहे हैं। न ही एवं विदम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचिदस्ति यथेयम अनार्या लब्धापि खलु दुखेन पाल्यते दृढ़ गुण पाश संधान निष्पन्दी कृतापि नश्यति न परिचयम रक्षति न अभिजनम इक्षते न रूपम आलोक्यते न कुलक्रम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वेदज्ञम गणति। किंतु राजवैभव, रमणीय विलास अथवा प्राकृतिक भव्यता के चित्रण में उनकी शैली अलंकृत, अपेक्षाकृत क्लिष्ट एवं प्रगाढ़ हो गई है। दीर्घकाय समास, विपुल वाक्य, विशिष्ट एवं श्लिष्ट पदावली तथा चित्रकाव्य के सभी साधनों का प्रचुर प्रयोग दिख पड़ता है। कल्लोल मुखर समुद्र के लहर की भांति जहाँ तक संभव है भाषा उद्वेलित हो उठती है। कादम्बरी के वर्णन ऐसी शैली के उपयुक्त उदाहरण है। ऐसे स्थलों पर भी बाण बीच बीच में छोटे छोटे वाक्य बिठा देते हैं, जिससे वर्णन विस्तार आयासजनक में न हो जाए। प्राय यह भी देखा गया है कि इस प्रकार के क्लिष्ट स्थलों के बाद तुरंत ही सरल और प्राकृतिक शैली के दर्शन होते हैं। बाण की शैली में सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, अलंकृत वर्णन प्रणाली, प्रकृष्ट प्रकृति प्रेम, उर्वर कल्पना, अजस्र शब्द राशि तथा मौलिक अर्थों की उद्भावना, ये सभी गुण समान रूप से पाए जाते हैं। उनके वर्णन प्राय बहुत लंबे हो जाते हैं, किंतु प्रस्तुत प्रसंग को वे तब तक नहीं छोड़ते जब तक वह पूर्णतया उसमें आलोड़ित न हो जाए। कोई पर्यायवाची विशेषण बाकी नहीं बचता, कोई श्लिष्ट या लाक्षणिक प्रयोग नहीं रह जाता। उनकी कल्पना सदा मुक्तहस्त रही है। अस्थान और अपात्र में भी उन्होंने अपनी संपत्ति की अजस्र वर्षा की है। पाश्चात्य आलोचक उनमें गद्य की एक भीषण अरण्य से उपमा देते हैं, जहाँ क्लिष्ट एवं दुरूह शब्दों के झाड़ खड़े हैं, सूक्ष्म पौराणिक संकेतों की कंदराएं हैं और विपुलकाय विकट समासों के रूप में व्याघ्र विचरण कर रहे हैं। बाण कथानक में यथास्थान विस्तार और संकोच नहीं करते। कथा के बीच अवान्तर वर्णनों के बाहुल्य से कथानक की प्रगति कुंठित हो जाती है। उज्जैनी, शुकनास प्रसाद, चंडिका मंदिर, चंद्रोदय आदि के वर्णन कवित्व की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं, किंतु विशेष विस्तृत और अतिरंजित होने के कारण कथानक के प्रभाव को शिथिल कर देते हैं। बाण के गद्य काव्यों का यथार्थ महत्व उनके कथानक, चयचित्रण अथवा वस्तु विन्यास में नहीं, वरन उनके कवित्व एवं रसमय प्रवाह में है। बाणभट्ट के पश्चात भी गद्य काव्य लिखे जाते रहे। उनमें प्राय बाण की कृतियों का ही अनुकरण है। धनपाल 1000 ईस्वी की तिलक मंजरी पर कादम्बरी का प्रभाव स्पष्ट है, पर तिलक मंजरी की विशेषता यह है कि उसमें चित्रकला, प्रस्तर कला तथा अन्य कला कौशलों का स्थल स्थल पर विशेष उल्लेख हुआ है। तत्कालीन भारत में विविध कलाओं के अनुशीलन तथा यथातथ्य चित्रण तिलक मंजरी में उपलब्ध होता है। गद्य चिंतामणि का कथानक कादम्बरी के समान ही दिखाई पड़ता है। रीति और भाषा भंगिमा में बाण का अनुकरण दिखाई पड़ता है। वेम भूपाल चरित हर्षचरित की प्रतिकृति मात्र है। बाण के
बाद के गद्य साहित्य के इतिहास की दृष्टि से महत्व की दृष्टि से भी एक दो आधुनिक काव्य और लिखे गए हैं, यथा अंबिकाद्यास, अंबिका तत्व्यास, शिवराज विजय इत्यादि। बाण की शैली के विषय में कहा गया है, बाणों उच्चतम जगत सर्वम, अर्थात बाण ने ऐसा कोई शब्द नहीं रखा। बाण सारा जगत बाण की गद्य शैली का ही अनुकरण करता है। धन्यवाद।